So once again, welcome back to our studio, Not the Cosmic Sound. How are you, Dr. Shayan? I'm fine, awesome. कैसा चल रहा है लाइफ? इतने छोटे शब्दों में आंसर दे रहे हो आजकल? आजकल लोग छोटे वीडियो ज्यादा खाते हैं ना। अच्छा, तो बड़ा वाला वीडियो नहीं खाते हैं क्या? तो हम इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? शॉर्ट, क्रिस्पी। क्रिस्पी। ओके, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं। आज कौन से टॉपिक को लेकर बात करना चाहते हो? कोई भी जो आपको अच्छा लगे, कोई भी टॉपिक। एनीथिंग दैट यू वांट टू नो। ओके, तो कुछ दिन पहले हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे और वहाँ से एक क्वेश्चन एक्चुअली मेरे सोशल मीडिया पे एक दीदी ने ये क्वेश्चन डाला था कि ये जो श्राद्ध होते हैं ना, तो श्राद्ध में लड़की लोग जो होते हैं उनका कोई अधिकार नहीं है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। क्या वो बात सच है? और अगर है तो इसके पीछे जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात शुरू करूँ कि श्राद्ध फीमेल्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो फिर हमको इसको बेसिक में जाना पड़ेगा। बेसिक्स में जाना Exactly. पड़ेगा। तो हम पहले तो बेसिक से समझने से पहले एक जो पिछले बार में हमने डिस्कस किया था डेथ एंड डेथ के स्टेप्स, वहाँ से शुरू करते हैं। राइट। क्योंकि वो चीज़ समझना ज़रूरी है, श्राद्ध के प्रोसेस वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, और उन सब चीज़ों को समझने के लिए। डेथ कोई सडन एक प्रोसेस नहीं है ना। डेथ एक ग्रेजुअली होने वाला इवेंट है। ऐसे मेडिको हम जब पेशेंट को डेथ डिक्लेयर करते हैं हॉस्पिटल में, हम बेसिकली क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन होल्ड हुआ है कि नहीं, हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग बंद हुआ है कि नहीं, है ना, ईसीजी में फ्लैट लाइन है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ईईजी पे ब्रेन एक्टिविटी को देख सकते हैं, जो हम जनरली देखते नहीं। हम इन तीन चीज़ों के आधार पे ही और कुछ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस देखते हैं, उनके आधार पे हम डिसाइड करते हैं पेशेंट डेथ है कि नहीं। लेकिन उस पल जब हम पेशेंट को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं कि द पेशेंट इज नो मोर, उस पल भी पेशेंट के सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअस चल रहा होता है ना। हमारा जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इमीडिएट हाइपोक्सिया होने में, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने में तुरंत मर जाएंगे, कुछ सेल लंबे समय तक जी सकते हैं। एक प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में, ये जो फर्स्ट 3 स्टेप आप पहले देखते हो उसके बाद डेथ डिक्लेयर कर देते हो, क्या कभी ऐसा होता है कि इन 3 स्टेप देखने के बाद भी अगर आप डेथ सर्टिफिकेट डिक्लेयर कर दिए उसके बाद कोई आदमी जिंदा हो गया है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन लिटरेचर में ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। बहुत अच्छा। रीजंस हो सकते हैं उसके, ओके। कि उसके पीछे का रीजन सबसे प्राइमरी तो हो सकता है कोई जूनियर डॉक्टर ने डीसी बिना देखे ही दे दिया हो, है ना। ओके। दूसरा देख सकते हैं कि शायद, जैसे बहुत बार होता है ना कि हमने डेथ डिक्लेयर कर दिया किसी का, जनरली सीपीआर ही, ऑफिशियल गाइडलाइंस में सीपीआर ही चलना होता है 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा। तो वो सीपीआर का फेज गया नहीं हो, है ना, कार्डियक एक्टिविटी बंद हुआ, तुरंत घर वालों ने बोल दिया, और घर वाले क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर गिर के रोते हैं। तो जब घर वाले पेशेंट के ऊपर गिर के रोते हैं, बहुत बार मरीज को अरे तुम उठो करके मारते भी हैं। हाँ। तो एक स्ट्रॉन्ग फीस्ट अगर हम पेशेंट के चेस्ट में डालें तो अराउंड 25 जूल का इलेक्ट्रिक करंट उस पर डिलीवर होता है। ओके। तो जनरली हम जब शॉक देते हैं हम 200 इवन 300 जूल तक जाते हैं, लेकिन 25 जूल्स में भी उतना कैपेसिटी है कभी कभार, अच्छा। कि अचानक से कार्डियक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करे। दो बेसिकली जूल से मतलब फास्ट फ्लोइंग हार्ट रेट को हम बंद कर सकते हैं। ओके। तो वो चीज़ बहुत बार होता है। तो ऐसे एक दो कंडीशंस लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड है, बट ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी कोई डेथ हो गया तो उठ के बैठ गया बाद में, ये जनरल नहीं है। बट हाँ, डॉक्यूमेंटेशन है लिटरेचर में थोड़ा बहुत, वो इन सब कारण के वजह से ही है। कोई सुप्रानेचुरल, कोई स्पिरिचुअल रीजंस मेडिकल लिटरेचर में डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं। ओके। तो अब जब पेशेंट को हमने डेथ डिक्लेयर कर दिया, उस डेथ में क्या होता है कि सेलुलर लेवल पे पेशेंट इज स्टिल अलाइव, है ना, उसके मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनारोबिक में कन्वर्ट हो रहा है, वो सब कुछ सेलुलर लेवल पे चल रहा है। तो इस चीज को हमारे सनातन धर्म ने या योगिक साइंसेस ने डिवाइड किया इनटू द प्राणवायु, प्राणशक्ति। दिस प्राणा हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5, जो हमने पांच तरीके के हमारे वायु है ना, पाना, पाना, समाना, उदाना, व्याना। तो इसके आधार पे डिवाइड किया है। तो द मोमेंट रेस्पिरेशन होल्ड होता है तो प्राणवायु जाता है। प्राणवायु के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे समाना, उदाना एक के एक बाद निकलता रहता है। तो द हाईएस्ट फॉर्म जो है वो अराउंड वही 14 to 48 डेज के बीच में जाके निकलता है। और अगर डेथ एक नेचुरल प्रोसेस के वजह से नहीं हुआ है,
और डेथ हुआ है अननेचुरल प्रोसेस से, कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कार्मिक स्ट्रक्चर लेफ्ट, बट सडनली क्रैश हो गया तुम्हारा फिजिकल बॉडी। कार्मिक स्ट्रक्चर उतना ही इंटेंस है, बट फिजिकल बॉडी प्राण को होल्ड करने के लिए सक्षम नहीं है किसी भी रीजन से। आपने सुसाइड कर लिया हो, आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आपने जहर खा लिया हो, कि फिजिकल बॉडी अब प्राण को होल्ड नहीं कर पा रहा, बट वो कार्मिक स्ट्रक्चर्स ऐसे। तो ऐसे प्रोसेस में जो समाना और उन सबका निकलना है, वायुस का निकलना है, वो इवन अप टू 90 डेज तक बॉडी से ग्रेजुअल प्रोसेस में निकल सकता है। अच्छा, स्टेज बाय विच द प्राण लिव, तब तक तो बॉडी डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा। इसीलिए हमारा धर्म का यही चीज है कि द सेंसेशन ऑफ पेन खत्म होता है विद इन अ स्पैन ऑफ 4 आवर्स। ओके, है ना? डेथ से 4 आवर्स के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल बॉडी को बैंड करना। हाँ, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है जो आत्मा बाहर निकलता है। अब देयर इज नथिंग नोन एज आत्मा, इट इज ओनली वासना संस्कार, देयर इज नो इंटेलेक्ट, इट इज द ओनली टेंडेंसीज। ओके, जो हमने आज तक कंसेप्ट बना लिया ना कि ये सिद्ध का आत्मा है, ये मेरा आत्मा है, ये ऐसा चलता ही नहीं है ना। आत्मा कुछ अलग चीज नहीं है, ये बस द वासना संस्कार अलोंग विद द कार्मिक स्ट्रक्चर, ये बाहर निकल रहा है। देयर इज नो इंटेलेक्ट, वट एवर यू विल बी गिविंग इट टू इट, इट विल मल्टीप्लाई टू इंटेंसिटी, ठीक, इन्फिनिटी। तो ऐसे कंडीशन में जब आत्मा बाहर निकल जाता है शरीर से, तो वो बार बार रिपीटेडली उस शरीर को तो अपना मानता है, तो रिपीटेडली उस शरीर में घुसने का प्रयास करता रहता है। कि जब हम बोलते हैं कि आत्मा बोल के कुछ नहीं होता है, तो फिर हम किसी को समझाने के लिए बार बार ये आत्मा आत्मा क्यों बोलते हैं? तो फिर हम वासना संस्कार के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? हमारा सनातन धर्म ऐसे बनाया गया है, स्टोरीज के आधार पे हमने छोटे छोटे स्टोरीज बना रखे हैं, जिसको पहली बार देखने में लगेगा ये एक स्टोरी है। अच्छा। लेकिन आप जब गहराई में जाओगे तो आपको फील होगा कि वो स्टोरी नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चाई को एज इट इज, अगर मैं आपको अभी यहाँ बोलूँ निराकार परब्रह्म और आप ही परब्रह्म हो, है ना, तो आप उसको अभी रियलाइज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट विल फेस राइट नाउ। बट इफ आई से यू कि ये आकार है उनका, और यहाँ से आकार से निराकार का जर्नी विल बी कंपैरेटिवली मोर इजियर ऑन योर पार्ट। ठीक है, तो जैसे कोई मूर्ति है, मूर्ति पूजन है, तो उसका जो बेसिक पर्पस है वो यही है। जैसे वही स्टोरी जो पिछले बार में मैंने बताया था कि धृतराष्ट्र और गांधारी वाला, वो तो हमने देखने पे एक स्टोरी बता दिया कि दोनों का शादी हो गया और 100 कौरव हो गए, लेकिन था क्या? गांधारी था कि मुझे उन्हें देखना आता है, ही चूज नॉट टू सी, शी चूज नॉट टू सी, और धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड सिंस बर्थ। ऐसे दो क्वालिटीज को अगर साथ रख लोगे आप, तो आपके जीवन में दुशासन, दुर्योधन यही जन्म लेंगे। तो ये पहली बार देखने में स्टोरी लगता है, लेकिन 2-3 बार जब हम अंदर घुसते हैं और अनलॉक करते हैं, तो ये लगता है कि जिंदगी का वो सीख है जो हमें दिए जा रहे हैं। यही वो रीजन है बस। ठीक, तो जहां हम थे कि जब ये आत्मा शरीर से बाहर निकल गया, आत्मा अगर शरीर से बाहर निकल गया तो वो तो बार बार वहां घुसने की प्रयास करेगा। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम जो करते हैं, पता नहीं आजकल लोग यहाँ करते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ, जिन परंपराओं में अब तक हमारे प्राचीन तत्व को अभी भी पकड़ के रख के उसके साथ चलना रखा उन्होंने, यू हैव टू टाई बोथ ऑफ योर टोज टुगेदर, जो पैर कहे। क्यों? क्योंकि दोनों पैर अगर ऐसे सीधे में आके एक साथ जुड़ जाएंगे, दोनों एक साथ, है ना, तो पैर तो दोनों सीधे हो गए, तो आपका जो मूलाधार है वो ब्लॉक हो गया। द मोमेंट मूलाधार ब्लॉक हो गया तो आप दोबारा री एंट्री नहीं मार पाओगे। अब जो बार बार प्रयास है री एंट्री नीचे से ऊपर तक का जर्नी मूलाधार से होते हुए जाता है, तो वो चीज आप नहीं कर पाओगे। तो ये टेक्निक होता है, द मोमेंट द पेशेंट इज डेड, टाई द टोज एंड बर्न द बॉडी एज अर्ली एज पॉसिबल। भैरवी महायातना के बारे में भी पिछले बार हमने बहुत डिटेल में बात किया, तो उसके बारे में अभी और डेथ के बारे में नहीं बात करते, लेकिन ये स्टेप्स है। तो जब यहाँ तक हो जाता है, बॉडी को बर्न हो जाए, तो अब उसको डिसोल्यूट होने में शुरू होता है, क्योंकि उसके पहले तो ये ऋणानुबंधा जो है और ये सब कुछ बार बार उसे वही खींचा जाता है ना। अच्छा, ऋणानुबंधा इज अ बॉन्डेज विद दिस मेटेरियलिस्टिक थिंग दैट यू हैव, है ना। तो जो आपकी यूज किए हुए सामान है उसे डिस्ट्रॉय करना इज गुड, मतलब सो दैट आपका कोई अटैचमेंट यहाँ ना रहे। अच्छा, राइट। तो वासना संस्कार विदाउट एन इंटेलेक्ट जब ऊपर चला जाता है, उस लेवल पे वो उसे ही आत्मा का भी बोला गया है। आत्मा का कोई अलग पावर नहीं है कि आत्मा ना ही कुछ ऐसा है कि वो
पॉजिटिव आत्मा हो, निगेटिव आत्मा हो, भूत है, वो दिस इज समथिंग। प्रेत योनि, गंधर्व योनि, ये अलग अलग योनियां हैं अलग अलग चीजों के आधार पे। लेकिन हम जो सोचते हैं भूत मतलब कोई मर जाए भूत, दिस इज नॉट। यू कैन फील द प्रेजेंस, यू कैन सी द कार्मिक स्ट्रक्चर। यहाँ बैठे भी बहुत आपको, अगर आपको देखना आता है तो देखो विद अ लॉट ऑफ विद अ कार्मिक स्ट्रक्चर। ये जब शरीर निकल गया, ठीक, तो वो कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व होता है। अब कोई किसी का अगर कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व नहीं हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, तो उसको लंबा समय लगता है शरीर से निकलने में, अप टू 90 डेज। जब वो चीज हो जाए तब हम श्राद्ध का प्रक्रिया शुरू करते हैं। श्राद्ध का लेकिन प्रक्रिया में अननेचुरल डेथ में तो वो 3 दिन में ही तो कुछ श्राद्ध कम हो जाता है ना, ऐसा 3 नहीं दिन है, या 4 दिन में। ऐसा नहीं है। ये इसका साइंस यही है कि श्राद्ध का प्रक्रिया होता क्या है। हाँ। श्राद्ध का प्रक्रिया जो है वो ये है कि उसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसका एक सोशल एस्पेक्ट है, उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। जब किसी का देहांत होता है तो सोशल एस्पेक्ट पे सब लोग आपके घर आ जाते हैं, है ना। हमने 13वीं का टाइम रखा। इसके बारे में गरुड़ महापुराण के अंदर अगर आप जाओ तो बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, चीजें हैं। तो मतलब आई डोंट पर्सनली बिलीव कि कोई भी ऐसा चीज को हम अंधविश्वास को नहीं बढ़ाना, लेकिन हर चीज का एक वैज्ञानिक और विज्ञान के रूप में आंसर्स है। अच्छा। है ना। जब तक मैं वो आंसर को नहीं मानता तब तक मैं वो काम नहीं करता। हाँ, ठीक। मुझे पूजा अगर कर रहा हूँ तो मुझे पूजा का मतलब चाहिए। अगर मैं आरती कर रहा हूँ तो मुझे आरती को समझाओ तो आरती क्यों करूँ। भक्ति मार्ग में मैं कर रहा हूँ तो इट्स वेल फाइन। अगर मैं भक्ति के वजह से कर रहा हूँ तो मुझे आरती, धूप अगरबत्ती जलाने का, आग जलाने का मतलब क्यों जलाऊं। तो यहाँ बैठ के उतना ही भक्ति में लीन हो सकता हूँ आप पे, उतना ही प्रेम और वैराग्य में जा सकता हूँ। अगर मैं स्टिल मैं एक दिया जला रहा हूँ तो मुझे समझना होगा ना वो दिया मैंने जलाया क्यों। एग्जैक्टली। मेरा बात है। अगर मैंने भक्ति में किया तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दिया मैं भक्ति से थोड़ी जला रहा हूँ। तो देयर इज सर्टेन पर्पस ऑफ डूइंग इट एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। वंस आई अंडरस्टैंड द साइंस आई कैन मूव अहेड। तो ऐसे ही जब आत्मा शरीर से निकल जाता है, श्राद्ध ऐसा चीज है, उसका जो साइकोलॉजिकल डोमेन है और सोशल डोमेन है। सोशल डोमेन में सब लोग आपके घर रहते हैं, है ना। सब लोग जब आपके घर रहते हैं तो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली ईज होता है। आप भी तो बॉन्डेज में थे, आप भी तो मोह बंधन में थे, तो वो मोह बंधन काटने में थोड़ा मदद होता है। ये 10-12 दिन लोग रहते हैं घर पे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो क्या है कि वो जो जा रहा है उसका जाने को थोड़ा इजी करना, उसको थोड़ा और प्लेजेंट फील करवाना, दैट इज द मेन पर्पस। अच्छा। और कुछ नहीं है। उसके पास इंटेलेक्ट नहीं है। आप जो भी एनर्जी वहां तक पहुंचाओगे वही एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। हाँ। तो बेटर टू मेक इट लिटिल प्लेजेंट फॉर दैट वासना संस्कार सो दैट ही कैन मूव ऑन। तो उनको कैसे पता चलता है कि ये सब चीज चल रही है, या फिर एनर्जी यहाँ से कैसे वहां तक ट्रांसफर होता है? देयर आर टेक्निक्स, देयर आर तांत्रिक टेक्निक्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो हम तो काला भैरव क्रिया है उसमें, और भी बहुत कुछ है। तो हमारे तो ये तांत्रिक टेक्निक्स कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आप किसी को बुला के लाते हो। अच्छा, पंडित जी को बुला के लाते हैं, तो फिर इसलिए वो आप पंडित जी को बुला के लाते हो। अच्छा। क्यों? उसमें आप श्राद्ध में देखोगे देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ तिल एंड सॉल्ट। क्यों आप अभी अगर कोई आपको नमक का कटोरा क्यों नहीं पकड़ते हो? Because salt has a lot of memory, and yes. the moment I'm taking salt directly from your hand, तो I know I'm transferring huge amount of memory. अब ये एक स्ट्रेटा के लिए अंधविश्वास है, हाँ, और मेरे लिए भी था तब तक जब तक मैंने इसके साइंस को नहीं समझा था। उससे पहले मैं नमक देता था। हाँ। क्योंकि मैं वही चीज में है ना कि जब तक मुझे समझाओगे नहीं और मैं उस चीज को क्लैरिटी से नहीं समझूंगा तो मैं उस चीज को नहीं करूंगा। अभी बात जब उठ ही गया है तो फिर थोड़ा दर्शकों को बता दो कि वो क्यों नहीं करना चाहिए। मेमोरी, दिस इज द मतलब कैसे वाटर है, वाटर अब जिसके भी हाथ से नमक ले रहे हो वो नमक हैज अ क्वालिटी टू एब्जॉर्ब थिंग्स। जैसे कलर right. कलर है, ठीक है। आप अगर कहीं एग्जाम देने जा रहे हो और आप ब्लैक कलर के शर्ट पहन के जाओगे तो क्या होगा? एग्जाम हॉल में चारों तरफ क्या हो रहा है? चारों तरफ एंजाइटी है, सब लोग टेंशन में लिखे जा रहे हैं, सेंस ऑफ कंपटीशन है। एंड ब्लैक कलर जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, लाइट एनर्जी को भी करता है, ऑल सॉर्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व करता है ना। तो कोई ऐसा प्रोसेस हो जहां आपको आसपास का एनर्जी बहुत
ताकतवर एनर्जी हो तो आप ब्लैक पहनते हो, क्योंकि आपको उसको एनर्जी, जैसे तांत्रिक प्रोसेसेस है, आपको कुछ तांत्रिक करना है, पूजा है, मंदिर में जा रहे हो तो आप ब्लैक पहन के जाते हो। राइट और राइट व्हाइट आप कहाँ पहनते हो? व्हाइट क्या करता है? रिफ्लेक्ट आउट करता है। तो रिफ्लेक्ट जब करता है, जो एनर्जी आपको एब्जॉर्ब नहीं करना, ऐसे जगह जब आप जा रहे हो, किसी का डेथ में जा रहे हो, है ना, तो अननोइंगली हम सब वही कर रहे हैं, डेथ पे आज व्हाइट पहन के जाते हैं। लेकिन मेरा बात है कि समझाओ तो क्यों, है ना। द सेम थिंग अबाउट सॉल्ट है। सॉल्ट हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब, सॉल्ट हैज अ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब। आप सिर्फ सॉल्ट वाटर को रिटेन करता है ऐसा नहीं है। आप सॉल्ट का डब्बा खोल के रख दो, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा वो। इट एब्जॉर्ब एनर्जी, इट एब्जॉर्ब मेमोरी। नाउ हाउ इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मेमोरी, अगर न्यूरो बायोलॉजी की बात करें, मेमोरी तो आर जनरली प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करना है तो मुझे और एनर्जी तत्व के बारे में घुसना होगा, उसके गहराई में घुसना होगा, जो शायद एक पॉडकास्ट के लिमिट के कहीं गुना बाहर है कि एनर्जी क्या है। वहां से शुरू करना होगा, एकदम पतंजलि योग सूत्र में जाना होगा, ठीक। लेकिन हाँ, द बेसिक कंसेप्ट इज इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। नाउ अब आपके पास है वो सॉल्ट, आपने उस चीज को ऑब्जॉर्व किया, वो सॉल्ट किसी और के पास था, वहां ऑब्जॉर्व किया, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ कि अलग अलग लोगों के एनर्जी का एक गोला बन गया। अब आप उसे अपने हाथों से ले रहे हो, आप मेरा बात समझ रहे हो, उसको खोल के खाए जा रहे हो, ठीक। तो आप उस पार्ट को अपने में ऑब्जॉर्व कर रहे हो, तो किसी और का चीज जो आप तक कभी आना ही नहीं चाहिए था, वो आप फेस कर रहे हो अब, है ना। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर वाला थिंग ना, क्यों मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, इसी रीजन नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि किसी और का बैड लक अचानक से आपके ऊपर से निकलेगा और आपको पता भी नहीं है कि ये चीज मेरे जिंदगी में क्यों हुआ, एंड यू डोंट नो। आपको लगेगा, जैसे हर लोगों को लगता है कि तो बाई चांस हुआ, अचानक से हुआ, भाग्य के लिए हुआ, लेकिन ऐसा थोड़ी है। लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भागेंगे, एस्ट्रोलॉजी जस्ट 0.1% ऑफ द थिंग। एस्ट्रोलॉजी डजंट कंट्रोल एनीथिंग इन द वर्ल्ड, है ना, इट कंट्रोल्स 0.1%। अगर आप अपने कार्मिक रिलीम के ऊपर निकल गए, तब एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि दैट 1% क्रिएट्स मेनी थिंग। लेकिन आप काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के बीच में बैठे हो, आप उसी से जूझ रहे हो। अब आप एस्ट्रोलॉजी से सोच रहे हो कि एक पत्थर आपका जिंदगी बदल देगा, तो कहीं पे तो कुछ गलत हो रहा है। रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी डीपली, बट आई नो व्हेन एंड वेयर टू अप्लाई। बात वहां है ना। ऐसी जब नमक आप दोगे तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो, और आपके जिंदगी में भी वही चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम नमक एक दूसरे के हाथ से कभी लेते ही नहीं, ठीक। ग्राउंडिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं, एनर्जी को निकालने के प्रयास करते हैं, उसके बाद उसको उठाते हैं, ये चीजें होती हैं। तिल अगेन, श्राद्ध में क्यों तिल अगेन हैव अ पावर ऑफ होल्डिंग ऑन टू मेमोरी, तो कोई श्राद्ध विदाउट तिल हो ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक। तो अब श्राद्ध की जो प्रोसेस है उसमें तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ का जो एनर्जी है वो वहां तक इस सब चीजों के दौरान हम उसको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। समथिंग दैट हैज मेमोरी, अच्छा, सारे जो मेमोरी है, समथिंग दैट हैज द पावर टू होल्ड मेमोरी। मेरे पास एक ऑप्शन है, उसमें क्या मेमोरी इन्फ्यूज करूं। ओके, बात मेरा समझ रहे हैं? ये खाली मेमोरी कार्ड की तरह है। अच्छा, उसमें मैं क्या इन्फ्यूज करूं करके उसको कहां तक भेजना है मेरे को। अच्छा, ये एक व्हीकल है, ये एक वेक्टर है। तो ये मेमोरी हम भेजते क्यों है उनको, मतलब ताकि इसका सारे जो बॉन्डिंग है मुझे वो प्लीजर, खत्म हो मुझे जाए। शांति भेजना है सपोज। अच्छा 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 अच्छा, आनंद भेजना है, तो एक जरिया तो चाहिए। तो क्योंकि मैं तो बैठा हुआ अन्नमय कोश में, हाँ, मुझे विज्ञान में आनंदमय कोश को क्रॉस करके उसके बाद फिजिकल रियलिटी के बाहर भेजना है। हाँ, तो यहाँ से इस फिजिकलिटी को क्रॉस करने के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए मेरे को, वेक्टर चाहिए मेरे को। तो ये सब वो वेक्टर के पार्ट्स है, समझ गया। कालभैरव प्रक्रिया में भी वी नीड वेक्टर्स, बिकॉज वेक्टर का अलग एक रोल है, ठीक। ये मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में बता रहा हूँ। हाँ, बहुत इतना सिंप्लीफाई वे शायद समझने में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट को जानबूझ के थोड़ा सा हट रहा हूँ, क्योंकि वो तब बताना ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम मतलब थोड़ा और डिटेल जानकारी मिल जाए हम लोगों को, नहीं तो मिस प्रैक्टिस होने का एक संभावना। अब हम कुछ और भेज देंगे, कुछ और भेज देंगे, फिर कुछ और आ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ, तो पहला कुछ दिन हमें शोक मनाने देने का टाइम होता है, और उसी टाइम में पूरा समाना प्राणा पाना व्याना निकलते निकलते 14 दिन टाइम लग जाता है नॉर्मली। तो बॉडी का वो पूरा सिस्टम निकल गया, वो आत्मिक एनर्जी लेवल निकल गया।
तो अगर अच्छा, जैसे तू बोल रहा है कि बॉडी से निकल गया, बॉडी तो पहले ही बर्न हो चुका है, तो उसके बाद वो कैसे निकलता है? वो तो पहले ही निकल गया तुमने सिर्फ होगा ना? अन्नमय कोश को बर्न किया ना, हमारे एग्जिस्टेंस का 5 ओके, लेयर है, ओके, बाकी सब देयर रह आर गया था अभी तक। इंटेक्ट ही तो है। ओके, ओके। व्हाट इज दिस बॉडी? दिस इज ओनली अन्नमय कोश ना। अच्छा, आप सोचो, आप जब बच्चे थे, आप इतने से साइज के जब थे, हम्म, तो आपका जो टोटल मास था, हम्म। आज आपका मास हाँ, उस बहुत समय है, 1.5 किलो था या 2 किलो, अभी 2.5 किलो, और अभी 60 किलो। 75। हाँ, तो ये जो कम ये जो मत ये बोल, जो 75 हाँ, होना ये है जो अभी। इतने किलो आपने गेन किया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हाँ, ये मास आपने एग्जैक्टली। कहीं से लोन ही तो लिया हाँ, है। हाँ। किसके थ्रू लोन लिया है? कहाँ से लोन लिया है? अन्न जो मैं आप जो खाता हूँ, खाए हो वहां हाँ। से आपने वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को गेन किया है। राइट। सांस के थ्रू आपने उस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को गेन किया है। वाटर के थ्रू आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गेन किया है। इसी के थ्रू तो आपने वो गेन करके अपने में स्टोर करके आज इस साइज के हो। तो ये है क्या बेसिकली? ये जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली अन्नमय कोश, आपका एग्जिस्टेंस ऑन द लेवल ऑफ फूड बॉडी है। राइट, राइट। बस इट इज जस्ट एन एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, बस, और कुछ भी है, सिर्फ एटम्स ऑफ उसका मॉलिक्यूल्स का तो एक ढांचा है बस। अन्नमय कोश के बाद के जो 5 कोश है, मैं ये भी मान लिया अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय तक फिजिकल रियलिटी में आता है। उसके बाद के 2 कोशेस फिजिकल रियलिटी में नहीं आता है, उसके बाहर सपोज चला जाता है चीजें, ठीक। लेकिन उस लेवल तक भी हमें जब चीजें निकल जाए, तभी तो पूर्ण डिसोल्यूशन बताओगे आप। तो वही चीज होता है यहाँ पे। तो श्राद्ध में भी अराउंड 14 डेज टाइम लगता है नॉर्मल कंडीशन में, और एबनॉर्मेलिटी में अप टू 90 डेज समय लगता है। अच्छा। ये डिसोल्यूशन होने में, ठीक। अब जहाँ पे ओल्ड एज है, कोई लंबे समय तक बीमार था, कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व हो गया है, वहाँ घर वालों को भी ये चीज एक्सेप्ट करने में इजी हो जाता है। अच्छा। उसका मेंटल कंडीशन भी थोड़ा कम रहता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस में धीरे धीरे प्राणवायु डिप्लीट होते होते ग्रेजुअली एक इंसान ओल्ड एज आके निकल गया, ठीक। अब अगर ये चीज इंटेंस हो, एक्सीडेंट के बाद हो, सुसाइड के बाद हो, तो जो वासना संस्कार निकला है, जिसे हम आत्मा बोल रहे हैं, उसके लिए भी तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल है। इसलिए हम क्या करते हो, 14 दिन के एस्पेक्ट को इनिशियली कुछ दिन में हम थोड़ा सा उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ग्रेजुअली हम बाद में भी करते हैं, 1 महीने बाद भी करते हैं, और रिपीटेड बेसिस में उस प्रोसेस को करते कंटिन्यू रहते हैं। करते रहते हैं। अब आता है जो आप बता रहे हो कि ये प्रोसेस में फीमेल्स क्यों नहीं अलाउड है। कहीं देखा है आपने लिखा हुआ है ऐसा? मैंने तो अपने पूरे कल्चर में ये कहीं नहीं देखा कि फीमेल्स नहीं अलाउड। जनरली वो करते नहीं है, शायद इसीलिए वो बन गया है कि फीमेल्स आर नॉट अलाउड इन बंगाल, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एक्चुअली। इन दिस कल्चर, अभी मैं इधर त्रिपुरा अगरतला में देखता हूँ शमशान में फीमेल्स नहीं जाते, नॉर्थ इंडिया में तो शमशान में फीमेल नहीं जाती है ना, अभी जाता है कई कई जगह पे, मैंने देखा है, मैं खुद देखा है। ये यहाँ की कल्चर है। फीमेल्स को इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है कि फीमेलिननेस, अब बात आ जाता है ना शक्ति और शिवा का अंतर क्या है, फीमेलिननेस। तो फीमेलिननेस इज नेवर 12, शक्ति इज ऑलवेज 11। शक्ति थोड़ी हिली हुई है। अच्छा। अब ये बात एक कंट्रोवर्सी है, इसका न्यूरोलॉजिकल बेसिस है जरूर। ये मैं बोलते ही आपके बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऊपर हेट्रेड के वो लाएंगे, लेकिन हाँ, आप अगर नोटिस करोगे कि आप खुद बताना कि कोई मेल गाड़ी चला रहा हो, वो राइट में इंडिकेटर देता है, तो वो राइट में ही मुड़ेगा, उसका चांस कितने % है? ऑलमोस्ट 99%। 99 कि वो राइट में देके राइट में मुड़ेगा। कोई फीमेल है, वो अगर राइट में इंडिकेटर देता है और राइट में ही गाड़ी जाएगा, उसका चांस कितने % होता है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप समझ गए ना, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। मैं भी नहीं बता रहा। तो देयर इज एन नेचुरल इंक्लाइनेशन, लेकिन फीमेल में ऐसे क्वालिटीज और ताकत है जो आप में नहीं है और मुझ में नहीं है। फीमेलिननेस में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है। वो जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, जिस लेवल ऑफ इमोशनल इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी आप और मुझ में हो ही नहीं सकता। तो नेचर ने ही 2 चीजों को, जो आज बोलते हैं ना कि मेल एंड फीमेल इक्वल है, वो सब गलत बोल रहे हैं। मेल एंड फीमेल इक्वल हो ही नहीं सकता, वो बने ही अलग चीजों के लिए है। आप बात समझ, उसका मतलब ये नहीं कि फीमेलिननेस को घर के अंदर बैठ के चूल्हा का काम करना है, नो, वो चीज नहीं है। लेकिन जो बेसिक अन्नमय कोश का बनावट है, वो ही अलग है। आप बात समझ रहे हो? उनके जैसे इंटेंसली आप प्यार नहीं कर पाओगे, उनके लिए इंटेंसली आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मेरा बात समझ रहे हो? शक्ति जब साथ हो, और शिवा तो अलग है, शिवा भोला है,
बात समझ रहे हैं? अगर षट दर्शन में आप जाओगे, हमारा सनातन धर्म में जो 6 फिलोसफीज है उसमें एक फिलोसफी सांख्य फिलोसफी है ना? सांख्य फिलोसफी में शिवा शक्ति जब ज्वाइन होता है, द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज महद, महद द फर्स्ट अहम, अहम भी नहीं, उसके बाद रजस तमस सत्ता बहुत कुछ और के अल्टीमेटली दिस इज अ जर्नी ऑफ हाउ द एनर्जी get itself converted into the consciousness into matter. ओके। ठीक, इसका एक फोटो भी है, डॉक्टर वसंत लैड जी जो प्रोमिनेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन है, ओके। उनके एक बुक है द टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदा, पार्ट 1 के इनिशियल चैप्टर्स में ही वो एकदम क्लियरली एक्सप्लेन षट दर्शन का वो फोटो भी है। अच्छा, इस टॉपिक में थोड़ा जाने से पहले एक डाउट मेरा क्लियर कर दे कि ये शिवा को हम 12 क्यों बोलते हैं और शक्ति को हम 11 क्यों बोल रहे हैं? शक्ति थोड़ा सनकी है ना, मतलब 12 ही क्यों? माँ को कंट्रोल 8, करना, 10 कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये 12 ही क्यों? हम साइकिल्स में चलते हैं। आप अगर अपनी जिंदगी को देखोगे वो भी साइक्लिक पैटर्न में चलता होगा, है ना? कुछ दिल का नेगेटिव फेज आता है फॉलोड बाय अच्छा, फिर एक नेगेटिव फेज आता है। अब हर इंडिविजुअल का साइकिल का जो लेंथ है वो अलग अलग है। अच्छा। वन इज सोलर साइकिल, वन इज लूनर साइकिल। lunar cycle. Lunar cycle is of 28 days, solar cycle is of 12 years. 12 years क्योंकि 28, हाँ। सूरज को एक बार घूमने में 12 साल लगते हैं, ठीक? चंद्रमा को, पृथ्वी को घूमने में 28 दिन लगते हैं, ठीक? जितना आपका साइकिल का लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, आप उतना ही शांत स्वरूप होते रहोगे, और आपका साइकिल जितना रिपीटली घूमेगा आप उतना ही बेचैन होते रहोगे। अंग्रेजी में पागल लोगों को, देयर इज नथिंग पागल, WHO ने गाइडलाइंस हटा दिया, पागल नहीं है वो, मेंटली डिसेबल्ड इंसान जो है, जो थोड़ा सा बीमार है, ऐसे लोग, उनको ल्यूनैक बोला जाता है। तो ये ल्यूनैक शब्द ल्यूनर से लिया गया है और इसी कंसेप्ट के आधार पे लिया गया है। अच्छा। क्योंकि उनके साइकिल्स बहुत छोटे होते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कंप्लीट शिवा, बिकॉज हम सोलर साइकिल की तरफ जा रहे होते हैं, और thus it is 12 12 12 12 12. It is all about the solar cycle. क्योंकि the influence of extracelestial object on us is significant only when we have crossed the dimension of karma. मतलब कार्मिक इन्फ्लुएंस अगर इतना नेग्लिजिबल हो तब जाके वो 0.1% ह्यूज हो जाता है। मतलब अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्लास 7th में अगर, और मैंने इतना नहीं पढ़ रखा है कि मैं पास हो जाऊं, तो मेरे लिए अभी एनसीईआरटी किताब पढ़ के पास होना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन मैं यहाँ बैठ के जेईई का प्रिपरेशन लूं, नीट का प्रिपरेशन लूं, है ना? नीट का प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है, बट किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? जिनका बेस क्लियर है, जिनका चीजें हो रखी है, उनके लिए नीट प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट कि उन लोगों के लिए नहीं है जहां मुझे एनसीईआरटी अभी पढ़ना खत्म नहीं हुआ है, लाइक मी। मेरा बात समझ रहे ना? तो ये चीज है। तो एस्ट्रोलॉजी, एक्स्ट्रा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट ओनली वेल यू नीड, अदरवाइज फोकस ऑन द कर्मा, कर्मा कैन डू मिरेकल्स टू योर लाइफ। बाप रे। तो ये है 12 और शक्ति और शिवा का। ओके। तो इस वजह से जो फीमेलिन है, वो फीमेलिननेस जो चीज बना पा रहा है, तो अब किसी का डेथ हो रहा है, उसके लिए तो इंटेंस एक फील ऑफ वॉइड स्पेस क्रिएट हो गया ना, तो उस इमोशन को वो बहुत सिग्निफिकेंटली फील कर पाती है, तो वहां ना उसे बहुत ज्यादा और पेनफुल एक्टिविटी होता है। तो दिस इज द रीजन हम उनको थोड़ा सा अलग रखते हैं। Now, if a female person has the capacity to face, handle, and yet be in a stable mode, then she is most welcome to come. Okay. If a female has made herself into a state where external influences cannot change her inner energy pattern, she is most well. क्योंकि फीमेल क्योंकि इमोशनल होती है, थोड़ा सा आपने नोटिस किया ना, थोड़ा सा एनर्जी वर्नरेबल होती है, इसलिए आप अलग अलग जगहों पे देखोगे कि इन्फ्लुएंस भी उनपे ज्यादा होता है। माता के जगराते में बैठे तो माता आ गई, माता वाता तो आती नहीं है, देयर इमोशंस इतने इंटेंस हो जाते हैं। आप बात समझ रहे हो ना? तो इफ अ पर्सन, इफ ए फीमेल फील्स आई एम इमोशनली फुल्ली स्टेबल, आई कैन हैंडल इट, तो मोस्ट वेलकम यू कम एंड। अच्छा, ये क्यों बोला जाता है? ये अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हम जब किसी शादवारी में जाते हैं तो वहाँ कोई
अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए, उसको मतलब ये रिचुअल जो है वो रिचुअल ही बंद कर देना चाहिए, तो ये रिचुअल का कुछ सिग्निफिकेंस कारण हो मतलब है क्या? फूड अगेन इज अ थिंग दैट होल्ड्स एनर्जी। सात्विक खाना खाओगे सात्विक जाएगा, राजसिक खाना जाओगे राजसिक जाएगा, तामसिक जाओगे तो तामसिक जाएगा। ठीक, अब किसी घर पे सिर्फ दुख है, पेन है, तो डेफिनेटली उस फूड में कुछ तो इफेक्ट वाइब्रेशन ऑफ पेन है। आप मेरा बात समझ रहे हो ना? उस पेन को उसने एब्जॉर्व किया है, तो उस पेन को अगर आप लोगे तो आप में हल्का सा वो पेन आना शुरू होगा। इफ यू वांट टू शेयर दैट पेन, इफ यू वांट टू फील दैट पेन, इफ यू वांट टू लीव दैट पेन, तो यू कैन हैव द फूड। अगर आपको नहीं उसमें इन्वॉल्व होना तो यू कैन गो अहेड। और आज के जमाने में जैसे खाना होता है कि श्राद्ध में जाके कहीं और हमें इनवाइट कर दिया, किसी और ने खाना बनाया, हु इज नॉट इवन इमोशनली इन्वॉल्व इनटू इट, तो उसका मतलब ही नहीं, उस फूड खाने में तो एनर्जी आया ही नहीं ना। अच्छा, पिछले जमाने में लोग मतलब घर के लोग ही वो खाना प्रिपेयर करते थे, बाकी कौन लोगों के बनाएगा? लिए। तब तो कैटरिंग सर्विस था नहीं, एग्जैक्टली, हाँ। पिछले जन्म में नहीं, कुछ दिन पहले तक। तो अभी हम जो सब चीज़ों के बारे में जान रहे हैं या फिर पालन कर रहे हैं हमारे अभी की लाइफ में, वो पुराने ज़माने के रूल्स है। तो इस ज़माने का जो रूल्स होगा वो कब अप्लाई होगा, वो कब हमारे सामने देखो, आएगा? यहाँ बात आता है कि अब वही बात यहाँ पे दोबारा आ गया कि वो सिग्निफिकेंट इतनू सा 0.1% ऑफ पेन आप में बढ़ाएगा, है ना? तो आप ऑलरेडी इस लेवल पे होते हो, अगर आप स्पिरिचुअली इतने इंक्लाइंड हो गए हो कि इतना सा भी चेंज आप फील कर पाते हो, तो यू हैव टू चूज योर फूड। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के बात किए, जैसे हम क्लास 7 के बात किए, आपने एनसीईआरटी खत्म कर लिया, अब आप इतना तो बेसिक्स आपको आता है, अब छोटे से प्रॉब्लम्स के भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, आप वो खाना भी खाओगे तो 99% ऑफ अस को वो एनर्जी चेंज फील ही नहीं होगा, तो आप खाते रहो, क्या जाता है। लेकिन आपको अगर सिग्निफिकेंटली वो एनर्जी चेंज फील होने लगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि नाउ माय रिसेप्टिविटी हैव इंक्रीज्ड लिटिल बिट, आइदर ड्यू टू डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट क्रियाज दैट आई एम परफॉर्मिंग, और बहुत बार तो अननोइंगली क्रिया हो जाता है, उससे ही हो जाता है चीजें। आप बात समझ रहे हो ना? तो इफ इट इज अफेक्टिंग, better to avoid. If you want to share it and if you want to relieve the pain, go and have it. और सिर्फ खाने से नहीं, ऐसे तो घर में जाएंगे, घर का इफेक्ट भी है, घर के साथ भी ऋणानुबंध है, घर के साथ भी कार्मिक बॉन्डेज है। कोई शहर में जा रहे हो, शहर के साथ भी कार्मिक बॉन्डेजेस है। Why business in Mumbai will flourish more than business in Kolkata? वजह तो वही है ना, क्योंकि गणेश तत्व हायर साइड है, शक्ति तत्व यहाँ है। आप बात समझ लो, लक्ष्मी तत्व कोलकाता में है, लेकिन कुबेर तत्व उधर है। तो अंतर है ना। लोग ये भी तो गलत ही समझ रहे हैं कि लक्ष्मी पैसा देगा हर थर्सडे को, लक्ष्मी जी का ये हो। इट इज नॉट लक्ष्मी, इट इज कुबेर हु विल यू गिव। लक्ष्मी तो इज लक्ष्मी, ही शी नोज हाउ टू मैनेज। ओके, है ना, द ट्रेजरर इज कुबेर। अच्छा, तो फिर वो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कुबेर जी के पास जाना पड़ेगा। अट्रैक्ट हम ऐसे कुछ करते नहीं करना चाहिए, बट देयर इज अ पार्ट ऑफ योर माइंड नोन एज चित्ता। हाँ, राइट। ये एक स्पिरिचुअल हैक है, ये बोलना नहीं चाहिए, बट चलो, इतने देर तक किसी ने पॉडकास्ट सुना है तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, देयर इज सर्टेन पार्ट ऑफ योर माइंड नोन एज चित्ता। चित्ता क्या है? आउट ऑफ द 64 पार्ट ऑफ माइंड, इट इज अ पार्ट जो डायरेक्ट यूनिवर्सल्स के साथ कनेक्टेड है, बट चित्त में जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता आपके पास नहीं है। है, अगर आप योग कर रहे हो, अष्टांग योग में आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, उसके अंदर से आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे कि द मोमेंट यू स्लिप, उसके ठीक पहले वाला जो मोमेंट है ना, जहाँ पे हम कॉन्शियस से अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियसनेस और नींद की तरफ एक जा रहे हैं, सिर्फ वो जो पल होता है, वो बहुत बार हम स्लिप करके चित्त में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ठीक। तो अगर आप रेगुलर बेसिस में इस टाइम में, और उठते ही पहला थॉट जहां पीछे से वापस आ रहे हैं, अच्छा, लास्ट थॉट एंड द फर्स्ट थॉट, आपको जो भी चीज चाहिए जीवन में, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको जॉब चाहिए, आपको पैसे कमाने हैं, कोई बीमारी से मुक्ति चाहिए। अब ये अंधविश्वास है उन लोगों के लिए जिनने इस चीज को अभी तक अनुभव नहीं किया है, माइंड के बारे में नहीं। उनने एक पॉडकास्ट में मेरे मुंह से सुन लिया, वो प्रैक्टिस करते रहे, वो चीज नहीं करना है, क्योंकि अंधविश्वास है।
मैं ये चीज हमेशा अपने दर्शकों को भी बोलता हूं कि जब तक आप लोगों को ये फील ना हो और आप अपने अंतर्मन से इन चीजों को नहीं समझ लो, उसके साइंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ, वो आपके अनुभूति में ना आए, तब तक मेरे इन सब बातों को नहीं मानना है। आप बात समझ लो ना, ये सब बातें को अगर मान लो तो अगेन कोई अंधविश्वास कोई तो मान रहे हो, उसका साइंस मैंने बताया, अभी नहीं बताया ऑन कैमरा, तो अगर मैं नहीं बताया तो जो देख रहा है उसके लिए क्या है, अंधविश्वास है ना। क्लैरिफाई करो उसको, उसके रिसर्च करो, उसको बीच में अनुभव करो, गहन मेडिटेशन में बैठो, अंदर जाके देखो, उसके बाद अगर लगे तो करना। लेकिन हाँ, मैं एक सिंपल टेक्निक बता दिया, लास्ट थॉट एंड फास्ट थॉट वो चीज का रखो कुछ दिन के लिए, पता ही नहीं चलेगा कब आप चित्त में पहुंचे, और चित्त में जो भी चीज आएगा यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट करेगा, यूनिवर्स उसे मैनिफेस्ट करेगा। इसलिए कभी भी नेगेटिव सोच के तो मत सोने जाना। अच्छा आए ना आए, बुरा जरूर आ जाएगा। ओके अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना कि श्राद्ध कम खत्म करने के बाद हम गया जाते हैं कि फाइनल रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है, वो इंसान वहाँ तक नहीं जा पाते हैं, तो क्या वो जो कर्म करते हैं इधर वो पूरा नहीं हो पाता है, और हम जब वहाँ जाके ही कुछ कर्म करते हैं तभी जाके इसका मुक्ति मिलता है? इसके बारे में क्या राय है आपका? अब यहाँ बहुत पॉइंट्स है। एक्चुअली जो श्राद्ध हम करते हैं वो श्राद्ध कितना होता है, जिस बंदे से करवा रहे हैं, जो पंडित जी आ रहे हैं उसे कितना नॉलेज है, हमें नहीं पता। 80% to 90% आज जो चल रहा है, क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है। अच्छा, बिजनेस ही तो चल रहा है। अगर आप तिल नहीं मिलाओगे, बोलेंगे ठीक है तिल का दक्षिणा दे दीजिएगा, हो जाएगा बिना तिल के। अब हाउ द हेल यू विल डू दिस विदाउट दिस उपचार? एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। राइट राइट। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स एंड दैट टेक्निक्स आर साइंटिफिक। मैं तब तक नहीं विश्वास किया जब तक मुझे नहीं पता था। मुझे समझाओ। बहुत बार तो ऐसे भी होता है ना, वो बिल्ली वाला स्टोरी जो मैं बताता हूँ कि एक हीरा व्यवसायी था, उनके घर उनका बेटा, वाइफ और ये 3 लोग थे। अचानक उनका एक दिन डेथ हो जाता है। जब डेथ हो जाता है तो सब लोग आके बैठते हैं, उनका बॉडी रखा हुआ रहता है। उनके घर पे एक बिल्ली भी था, वो बार बार उनके बॉडी के ऊपर जम करते रहते, तो उनके घर वाले क्या करते, उसे बांध के कोने में रख देता है। बेटा उसका छोटा था, उसने इस चीज को देखा कि पापा का जब डेथ हो गया तो हमारे बिल्ली को बांध के उधर रख दिया गया। तो 20-30 साल निकल गए, बेटा बड़ा हो गया, बेटे का शादी वादी हो गया, अब उसके माँ का डेथ हो गया। तो बेटा ने बोला कि हमारे परिवार में नियम है कि किसी का डेथ होने पे किसी बिल्ली को बांध के रखना पड़ता है, अब बिल्ली ढूंढ के लाओ। फिर बिल्ली लाया गया और बांधा गया, और ये प्रचलन फैमिली बेसिस पे चल गया। तो हमारे मतलब सनातन धर्म में भी, सनातन में नहीं हिंदुत्व में, बहुत ऐसे चीज है जो बिल्ली है, जो बाद में विदाउट साइंस एड ऑन कर दिया। मैं उन सब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो साइंटिफिक पार्ट्स है, जिसके पीछे एक साइंस है, सनातन से ऊपर कुछ है ही नहीं एक्चुअली। जहाँ फिजिक्स खत्म होता है ना, जो क्वांटम खत्म होता है, वहां से सनातन आता है। जो चंद्रशेखर लिमिट बोल दो आप, ये जो 108 का चीज है, मतलब हर जगह आप जहां पे भी देखोगे यही तो है। हमने प्लूटो को प्लेनेट कभी बताया नहीं। आज जाके आप बता रहे हो प्लूटो प्लेनेट है, हमने तो कभी बोला ही नहीं। अब यहाँ आप बताओगे, आप तो चंद्रमा को भी प्लेनेट बोल दिए। हमने प्लेनेट का डेफिनेशन सही से देखो जाके एस्ट्रोलॉजी में, वो है कि ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसका हमारे पास ट्रिमेंडस इंटेंसिटी और इफेक्ट आता हो। आप गहराई को समझ रहे हो ना? तो ये ऐसा ब्रांच है कि टेलीस्कोप डिस्कवरी से पहले हम ये बोल रखे कितने हैं, और आप हम दिस इज द एंटायर और रियल साइंस ऑफ सनातन। ठीक, तो यही है। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स नहीं है। जो अस्थियां हैं, है ना, अब पिंडदान का मतलब क्या है? तर्पण अलग है, पिंडदान अलग है, ये सब जो काल भैरव क्रिया अलग है। पिंडदान का मतलब, पिंड शब्द है मांस का, मैं एक अन्नमय कोश का। अगेन हम सेड ना कि जो मांस है वो अब तो अन्न है। तो आपको एक नया बॉडी के लिए भी तो एक अन्नमय कोश का ढांचा चाहिए। ढांचा ही तो चाहिए। हम गुरुदेव को, जिनको समाधिस्थ अवस्था में रखते हैं, उनका पिंडदान करते हैं? नहीं करते ना, क्योंकि हमें पता है कि वो वापस नहीं आना है। राइट? तो अगर एक ढांचा हम अन्न का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि द नेक्स्ट बॉडी यू नीड ए पिंड। I need to transfer a little bit of materialism into little bit of अन्नमय कोश
एक प्रयास है, जाता नहीं है, वो अलग चीज है। कैसे ब्रह्मरंध्र से हम घुसते हैं और कैसे निकलते हैं, जो इंटरेक्शन मदर के बॉडीज के साथ है, 42 दिन का क्या रोल है, वो गर्भ संस्कार क्रिया अलग चीज हो गया, मतलब ठीक। तो एक प्रयास है कि उसको एक इजी वे ऑफ पंडित दिया जाए जिसके थ्रू एक रिबर्थ का प्रोसेस वो दोबारा शुरू कर पाए। तो दैट इज अ पॉइंट। और जो अस्थियां हैं उसको क्या करते हैं, उस अस्थियों को जो आग में नहीं जल पाया, वही तो चीज है, वो जो राख है आपका, उसको मैंने अलग अलग नदियों पे बहा दिया। भाई ये नदियां क्या है, भारत भूमि का नदियां, उसका वेन्स और आर्टरीज तो है, वो जाके महासमुंदर में मिल जाएगी। मतलब मैंने उसको डिस्पर्स कर दिया अलग अलग जगहों पे, कि एक साथ नहीं कि तुम अपने आप को इस ऐश में ढूंढते रहो, तुम्हारा ऐश भी मैंने फैला दिया चारों तरफ। यू आर नो मोर हियर, डोंट गेट योरसेल्फ एंटेंगल्ड विद दिस, यू आर फ्री, मूव अहेड। दिस इज द एंटायर थिंग। फाइंड अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से a womb, get the pind, get inside, see for 40 days, if you can, okay, leave. This is how it is happening, right? तो गया में जो होता है ये काम, विष्णुपदा, गया में विष्णुपदा बोला जाता है। अच्छा, तो वहां पे भी वही चीज है, और कुछ नहीं है, एनर्जी फोर्स और कुछ कहते ही कुछ नहीं है। मतलब अगर होता, आप सोचो ना, अगर विष्णु गया में जाके ही विष्णुपद मिलते, तो गुरुदेव ने केवल धाम में वहां भी विष्णुपद बना के रख दिया कि यही सब हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इट इज नॉट द प्लेस दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, इफ यू गो, आप ट्रेवल करो तो आप मेंटली भी थोड़ा रिलैक्स होते हो, ऐसे कंडीशन से निकलते हो, यहाँ से बाहर जाते हो तो आपको एक ताकत मिलता है, लोगों से मिलते हो, आपके पास एक पर्पस रह जाता है, अरे ये मर गए तो मैं भी मर ही जाता हूँ। लेकिन आपको एक जिम्मेवारी का एहसास होता है, नहीं मैं कैसे मर सकता हूँ, उनका पिंड दान करना, ये करना है, तो आप दोबारा आपको बांधने का एक प्रयास होता है। वो सब जरूरी भी है सोशल एस्पेक्ट में, बट नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ओके, सोशल एस्पेक्ट में जरूरी क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड मर गया, अब वाइफ बोलेगी मेरे तो और पर्पस ही नहीं है, मैं मर जाता हूँ। लेकिन अब अगर उसे ये एहसास होने लगे कि उनके जाने के बाद भी बहुत सारे काम और मुझे करने हैं, तो उनके पास एक पर्पस है जीने का, तो धीरे धीरे और उस जीते जीते वो दोबारा और पर्पस बनाते जाएंगे अपना। तो नाउ शी इज लिविंग अ लाइफ फुलफिल तो नहीं, लेकिन हाँ नाउ शी कैन लिव, अदरवाइज तो पागल होकर घूमती है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे श्राद्ध का काम करना है, इसलिए वो थोड़ा स्टेबल होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरा अपने हैं और उनका श्राद्ध काम मुझे 100% करना है। वो तुम्हारे स्टेबिलिटी के लिए भी तो जरूरी है। कार्मिक चीजें, इंटरेक्टिव स्पिरिचुअल चीजें, इसलिए मैंने बोला उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक सोशल एस्पेक्ट है, और एनर्जी एस्पेक्ट तो अलग है ही है। उसमें एनर्जी एस्पेक्ट में मैंने एकदम बहुत सुपरफिशियली बोला, डीप डाउन करूँ तो बहुत कुछ जा सकता हूँ। उसके लिए गरुड़ महापुराण के एकदम गहराई में घुसना होगा। गरुड़ महापुराण अगर आप पहली बार में पढ़ोगे तो आपको लगेगा सिर्फ बकवास है। अच्छा, क्यों लगेगा? क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में बताया गया है, लेकिन उसके साइंस को जब समझ लोगे तब लगेगा अरे, क्योंकि वो बोला कुछ और है, मीन कुछ और कर रहा है। वो ऐसे स्टोरी ऐसे ऐसे गर्म तेल के नरक में जाओगे और ये सब। अच्छा, क्या वो बात सच है क्या? मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। कहाँ है? कहीं नहीं। There is no nothing known as नरक और स्वर्ग। तो फिर इसका साइंस का है, इसके पीछे जो कारण है, साइंस बिहाइंड द, इसके भी सोशल रीजन है कि डर दिखाएंगे तो काम गलत नहीं करेगा। ठीक। दूसरा रीजन ये है कि भैरवी भय यात्रा, द मोमेंट यू आर लिविंग योर बॉडी एंड इफ यू हैव, आपने अपने पूरे जिंदगी में जिस जिस इमोशन से जिंदगी जिया है, जिस काम को आपने किया है, वो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ लिविंग वो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होके इतना इंटेंस हो जाता है। तो आपने अपनी जिंदगी को अगर प्योरिटी के हिसाब से रखा है, खुश रखा, हंसते हुए निकाला है, तो वो हंसी इन्फिनिटी तक इंटेंसिफाई हो जाएगा। और अगर आपने इस दुख में, कंप्लेनिंग में, पेन में, है ना, निगेटिविटी में जिया है, तो वो इंटेंसिफाई होगा। तो जब इतना इंटेंस दर्द होता है ना, आप ले नहीं पाओगे। उसी को ही नरक बोला। इट इज ऑल अबाउट द भैरवी यात्रा। अगर आप डेथ में और गहराई में जाओगे तो और भी कंसेप्ट है, रुणान बंधा, मतलब चीजें हैं। और थोड़ा डिटेल्स में जाना चाहते हैं आज। पॉडकास्ट ना लंबे होते होते 15 दिन का बन जाएगा। हाँ, वो हो सकता है। शायद इस क्षण तक भी पॉडकास्ट हमने जितना रिकॉर्ड किया है, सिर्फ 2-3 लोग ही होंगे जो आपको तुझे सुन रहा है, तो शायद इनके लिए आप कुछ छोड़ के जाए।
ऋणानुबंध एक तरीके का बॉन्डेज है जो आप आउटसाइड यू अन्नमय कोश में लिए बनते हो। किसी का शर्ट भी नहीं पहनना चाहिए। ओके। क्यों नहीं पहनना चाहिए? आपने ये शर्ट जो आप पहन के रखे हो ना, ऐसा भी टांग के रखो, आने वाले 10 साल 15 साल और 20 साल वेट करो। इस शर्ट में आपके सेल्स है बॉडी के, उसमें न्यूक्लिक एसिड्स है, उस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए मटेरियल है, उस डीएनए मटेरियल को रिसर्च करके आपके पूरा क्लोन बना देंगे। अभी तक हम वहां तक पहुंचे नहीं है, सिंपल बात, नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंच जाएंगे। दिट इज अ जेनेटिक मेमोरी, यू हैव अ वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मेमोरी, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी में क्या इसका एग्जाम्पल है कि कर अब सकते हैं? आप कर तो जरूर सकते हैं, लेकिन अच्छा। आप जब ये कपड़ा किसी और को दोगे तो ये जो मेमोरी है आपका वो होल्ड कर लेगा। हाँ। अब मैंने आपका मेमोरी होल्ड कर लिया, वो मेमोरी मेरे पास है, तो मेरे लिए मेरा सिस्टम कंफ्यूज आ गया ना। मेरे लिए चीजें इजी नहीं हुए। जितना इजी किया जा सकता है उतना सिस्टम के लिए बेटर है। मेडिकल साइंस में आई सपोर्ट ट्रांसप्लांटेशन, राइट। हाँ। किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, किडनी डोनेशन बढ़ना चाहिए, लिवर डोनेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को अन्नमय कोश में जीने का अधिकार है। लेकिन वो ट्रांसप्लांट कभी कभार इसी प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम हो एक जाता है। डोनर के लिए तो नहीं, बट रिसिपिएंट के लिए इतना कंफ्यूज्ड एनर्जी स्टेट है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर, बट वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है क्योंकि अन्नमय कोश इतना, अब कोई साधु बाबा इस लेवल के आ जाए जो आनंदमय कोश में हो और उनका किडनी फेल हो जाए, तो उनको अगर मैं एज अ ट्रीटिंग फिजिशियन देख रहा हूँगा तो मैं उनको एक बार जरूर बोलूंगा बियॉन्ड साइंस जाके, सर और गुरुदेव, डू यू लिटरली वांट द ट्रांसप्लांट टू बी डन? ओके। ये है मेरी बात, क्योंकि शरीर तो कितने दिन का है। बट एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आई सपोर्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, आई सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन, एंड ये होने चाहिए, क्योंकि 80 to 99% लोग सोल कॉन्शियसनेस में है ही नहीं। Okay. वो देह अभिमानी है, देही अभिमानी परिस्थिति तक पहुंचे ही नहीं है। तो अगर देह अभिमान है तो सब कुछ जायज है। देही अभिमानी जब होता है तब तो शरीर के लिए दिक्कत ही नहीं है ना, तब तो शरीर चाहिए भी नहीं। वो अलग है, तो लोग मुझे पागल बोलेंगे, फिर मुझे आईआईटी बाबा बोल देंगे, तो बाबा बेटर है। आपने तो आईआईटी बाबा के कुछ बुक्स पढ़े होंगे, उन्होंने लिखा है, अभय सिंह उसका ओरिजिनल नाम है। ये आईआईटी बाबा को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। कंट्रोवर्सी टॉपिक उठा रहे हो बेटा। कंट्रोवर्सी तो लाइफ में होनी चाहिए, तभी तो लोगों के सामने जाएगा ना ये बात। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उनको लेकर आपका राय क्या है, वो क्या सोचते हैं? उन्होंने जो लिखा है ना बुक में, बस तूने वो बुक पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा सा ना ही मैं कंसेप्ट बनाता हूँ, ना ही मैं जज करता हूँ, तो मैं क्या ही कंसेप्ट बनाऊँ किसी के बारे में। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट थोड़ा आइडिया हमें दे दे कि क्या लिखा देखिए, है। जो मैंने कुछ वीडियोस उनके देखे हैं जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, है ना, जो शून्य के बारे में वो बात करते हैं, जो सेट्स के बारे में वो बात करते हैं, हाँ बात तो सही है। अच्छा, ऐसा नहीं है, तो ज्ञान कुछ हद तक तो जो वो बोल रहे हैं, मैं जज तो नहीं कर पाऊंगा सही गलत, क्योंकि दुनिया में कुछ सही और गलत होता नहीं है, सब रिलेटिव एंड पर्सपेक्टिव होता है। किस एंगल से मैं देख रहा हूँ उस एंगल से है। कुछ लॉज है, जो वो बात करते हैं वो बात लॉज में है। अच्छा, अब कितना उन्होंने उस लॉज को अपने जीवन में धारण कर पाए कि नहीं कर पाए, वो तो मैं यहां से कैसे बोलूं। वट एवर ही सेइंग, उनकी किताबों में उनने जो लाइन बोला है, एक कविता तो उनके बुक में ऐसा भी है जहां उनने ये भी शब्द बोला है, पहले जब उनके कुछ पढ़े कि वट एवर बी द स्टोरी, है ना, वेदर इट इज ए स्टोरी, मतलब मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वेदर इट इज ए स्टोरी ऑफ फेलियर और इट इज ए स्टोरी ऑफ सक्सेस, बोथ द स्टोरी हैज अ वेट एंड यू हैव टू कैरी द वेट विथ यू। तो अगर हम उस स्टोरी को पकड़ते हुए आगे बढ़े तो एक वजन है जिसके साथ हम ट्रैक कर रहे हैं। तो इस चीज को आप झूठ कैसे बोल दोगे? तो यही बात है कि जो बोल रहे हैं, जैसे शक्ति का बारे में बात किया कि उन्होंने लेफ्ट हैंड के नाखून, जो मैंने वीडियो देखा कि नाखून वाज हाई, है ना, देयर वाज कुंडल, देयर वाज हाफ पार्ट ऑफ द फेस वाज क्या बोलूं, मेकअप किया हुआ।
इट इज इम्पोर्टेंट इन सर्टेन एस्पेक्ट, लेकिन जिस लेवल पे इम्पोर्टेंट है कि आप क्यों लेफ्ट हाफ, आप अगर आपके वाइफ के साथ फोटो खिंचवाने जाओगे तो आपको वाइफ को किस तरफ रखना प्रेफर करते हो? लेफ्ट साइड क्यों लेफ्ट? ये किसी ने सिखाया था लेफ्ट? नहीं। राइट में भी रखो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन क्यों जनरली सब लेफ्ट में रख रहे हैं? क्योंकि द लेफ्ट इज द फीमेल इन वर्ल्ड, इज द चंद्रमा नाड़ी, एंड द राइट इट इज द सोलर, इट इज द मेल डोमिनेंट, इट इज द फीमेल। ओके। नाउ इफ अगर मेरा इंटेंसिटी इतना हो चुका है कि मैं उस गहराई को समझ पाता हूँ, तो मैं लेफ्ट में एज ए फीमेल को अगर मुझे अनुभव करना है तो मैं इतना डीप हो चुका हूं तो मैं अनुभव कर सकता हूं। ये भी एक तरीका है बाकी तरीकों के कि समझने का। आई एग्री। तो जो बोल रहे हैं वो गलत है नहीं पता, कितना अपनी जिंदगी में अप्लाई किए हैं वो मैं किसी के बारे में कैसे जजमेंट कर दूं? आई एम नॉट समबडी हु कैन से ही इज राइट और रॉन्ग, बट व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। राइट मतलब व्हाट इज सेइंग इज according to what the universal law says। ज्ञान दारू गांजा मिला है ऐसे भी सुनने में आया है। अब यहाँ पे भी लोग, हमारे दर्शक ये सोच सकते हैं कि बाबा लोग गांजा क्यों फूकते हैं। एक्चुअली गांजा फूकना कहीं लिखा नहीं है और गांजा शिव जी नहीं फूकते। देयर इज समथिंग नोन इंटरनल ओपॉइंट्स। आप अगर थोड़ा रिसर्च करोगे, दैट इज अ कंसेप्ट नोन एज आनंद माइट पे नोबेल प्राइज मिला है। एक टर्म है आनंद माइट। एक आप ही आपके शरीर में ओपॉइड रिसेप्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अच्छा, आप बात समझ रहे हो? आप जो गांजा फूकते हो ना, वो एक तरीके का ओपॉइड है, वो जाके उस रिसेप्टर पे बैठता है, म्यू रिसेप्टर्स पे, और जाके ओपॉइड के एक्शंस होते हैं। तो आपको शरीर को पहले से थोड़ी पता था कि आप गांजा फूकोगे, कि उसने पहले एक रिसेप्टर बना के रखा जिसमें गांजा के बैठेगा। आप मेरा बात समझ रहे हो? आपके शरीर में ओपॉइड रिसेप्टर्स हैं तो देयर इज सर्टेन, तो डेफिनेटली वो बाहर के कोई चीज की वजह से नहीं है। There is some endogenous opioids that we secrete। अच्छा। और ऐसा ही एक endogenous opioid जब हम मेडिटेशन के गहरी एस्पेक्ट में पहुंच जाए, आनंदमय रिलीज होता है। आनंदमय कोश से ये नाम लिया गया है उस opioid का, इसलिए उसका नाम है आनंदमय। नोबेल प्राइज मिला हुआ है इस पे। रिसर्च, अपने दर्शक रिसर्च करना चाहे तो डिटेल में कर सकते हैं। तो वो आनंदमय एक opioid है। opioid मतलब गांजा है। अच्छा, गांजा इज अ टाइप ऑफ opioid ओनली ना। तो वो इंटरनल opioid के बारे में समझाया गया था शिव महापुराण में, जिसको आपने बाहर से लेना शुरू कर दिया। अच्छा। तो यहीं तो गलतियां होती है ना, यहीं से पूरा चीज, पूरा सिस्टम अलग हो जाता है। इट इज नॉट द पॉइंट दैट यू कंज्यूम फ्रॉम आउटसाइड, बट यू हैव टू सिट, यू हैव टू मेडिटेट एंड यू हैव टू जनरेट द एंडोजेनस पॉइंट। मतलब गांजा फूकने के बाद जो फीलिंग होता है वो ऐसे मेडिटेशन में बैठ के वो स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। गांजा फूकने के बाद वाला स्टेज तो कुछ भी नहीं है, उसके हजारों गुना ऊपर पहुंच सकते हो। और गांजा तो फूकने का फिर स्टेज, बाबा लोग गांजा क्यों फूकते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्हें लगा ओपॉइड लिखा है तो ओपॉइड ले लो। तो इतने सारे बाबा है, सब मतलब रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं। यही तो पॉइंट्स हैं, यही तो पॉइंट है। जिन्हें पता है वो अलग है। हाँ, वो भी है, वो भी मैंने देखा है। हाँ। तो अब एक इसीलिए तो सनातन को मिसअंडरस्टैंड करने का चांस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमने गुरु शिष्य परंपरा को ही तोड़ दिया है। ब्रिटिशर जब आए तो बोला कि इंडिया को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक ये गुरु शिष्य परंपरा इंडिया में रहेगा। तो सबसे पहले चेंज इज एजुकेशन सिस्टम। नो गुरु शिष्य परंपरा, नोबडी इज देयर टू टीच यू व्हाट। और अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट क्यों, तो आपको ये अंधविश्वास लगेगा, आप धीरे धीरे से छोड़ दोगे। आजकल जो बच्चे प्रणाम करते हैं माँ बाप को या किसी को, कोई फायदा मिलता है प्रणाम करके? नहीं मिल रहा है। प्रणाम करना है कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो अगर 2 जनरेशन बाद हम प्रणाम करना तो भूल जाएंगे। इसीलिए हमारा जनरेशन प्रणाम करता ही नहीं है। हाँ, क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है ना उस चीज का। और एडवांटेज क्यों नहीं मिल रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ना। क्योंकि द टेक्निक ऑफ प्रणाम उसमें ही गलती है। हैंड्स एंड फीट आर रिसीवर, ट्रांसमीटर। अब 2 हाथ को ऐसे अपने एकदम पास में आओगे, स्टार्ट फीलिंग इन सॉर्ट ऑफ एनर्जी, है ना। हाथ से एनर्जी रेडिएट आउट होता है, पैर से एनर्जी रेडिएट आउट होता है। आप बात समझ रहे हो? और ब्रह्मरंध्र के थ्रू आप एनर्जी को एब्जॉर्व करते हो। अब हम प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसे करके छू लेते हैं पैर को। तो हमसे जो एल्डरली है उनके ट्रांसमीटर पे हमने अपना ट्रांसमीटर रख दिया। कुछ होगा? हमें तो वहां अपना रिसीवर रखना चाहिए था, तब ना वो एनर्जी हम रिसीव करते हैं। 2 ट्रांसमीटर, इधर से भी मैं दे रहा हूं, उधर से वो दे रहे हैं।
क्या फायदा हुआ? तो ऐसे प्रणाम का कोई मतलब ही नहीं। तो जब मतलब नहीं तो 2 जनरेशन तभी करेंगे कल्चरल बेसिस के लिए, और उसके बाद जब उसे दिखेगा इस प्रणाम का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ एनर्जी मिल ही नहीं रहा, उस प्रणाम के बाद मुझे कुछ नहीं करा, अपने माँ बाप के चरणों पे अपना सर रख के 2 बार प्रणाम करके देखो कितना पॉजिटिव एनर्जी आपके अंतर्मन में रखता है। और वो बस ऐसे कर रहे हैं, वो जो अपना हाथ आपके सर पे रखता है ना, ट्रांसमिटर टू द रिसीवर, तो जाके वो बात होता है। आप बात समझ रहे हो? तो बहुत कुछ है। अगर आप क्रिया शरीरा को समझोगे, क्रिया शरीरा के गहराई में जाओगे, तो आपको इतने तरह के स्रोताज हैं, और ये है, इतने एनर्जेटिक पॉइंट्स है, चक्रास है, ईडा इगला मतलब पिघला और सुषमा का बंधन है, एनर्जी बॉडीज हैं, और भी बियॉन्ड जाओगे आपको, उसमें आपको जब गुणों का इफेक्ट दिखना शुरू करेगा, रजस तमस क्या है, मजा आता रहता है। तो इस जनरेशन का मेरा ये वार्ता है कि आप घूम के आओ वापस। हम कलयुग में तो है नहीं, सबको यही पता है हम कलयुग में। मुझे मार भी सकते हैं लोग कि हम कलयुग में नहीं, अगर मैं बोलूं कि हमने कलयुग से द्वापर क्रॉस करके अभी हम त्रेता में, कुछ दिन में हम सतयुग में जाएंगे। लोग बोलेंगे क्या कि अभी मैंने यहाँ बैठ के गांजा फूका है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड किया है। लोग यही बोलेंगे ना। तो लेकिन जो टाइम है, आप वो फोटो भी डाल देना, टाइम जो है वो ऐसे इलिप्टॉइड्स में है, राइट। इधर 4 युग, इधर 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। अब बात समझ रहे हो? हमने ये वाला फेज निकाल लिया, फिर हम इधर से जा रहे हैं वापस, तो क्या होगा? कली, द्वापर, अब हम त्रेता में है, मूविंग टुवर्ड्स सतयुग। अच्छा, दिस इज द फेज, बट नोबडी विल रियलाइज। और ये किसके आधार पे होता है? सन के डिस्टेंस टुवर्ड्स अर्थ, दिस इलिप्टॉइड। जितना वी आर क्लोज टू द सन उतना ही पॉजिटिविटी, जितना वी आर अवे फ्रॉम द सन उतना ही तामसिक। अच्छा, जैसे हर एक युग में कुछ कुछ गुण, ये सन का क्लोज भी लोग बोलेंगे कि मुझे वो नहीं पता। अच्छा चलो, आप जो बोल रहे हो बताओ। नहीं, थोड़ा बता, थोड़ा बता दो। मतलब ये लोग को ही लगेगा ना कि मैंने सर के रिवोल्यूशन के बारे में बात किया है, विच इज नॉट। सन का नक्षत्र और राशियों के इफेक्ट किस जगह पे है, सबके बारे में है। तो इसके बारे में अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मुझे पूरा जैसे महीने भर तो इसी में बात करना होगा, क्योंकि सन क्या है, सन कहाँ घूम रहा है। सन भी तो स्टेशनरी नहीं है, सन भी रिवॉल्विंग है। सन एक जगह पे थोड़ी है। जो हमें लग रहा है कि सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, अरे सूरज भी घूम रहा है बेटा। अच्छा, सूरज हम सभी को लेकर घूम रहा है, अच्छा। आप बात समझ रहे हो? तो देयर आर ह्यूज, वो जो काल का हिसाब है, ब्रह्म का एक दिन श्रीमद् भागवत में, इतने ब्रह्म के दिन और इतने ब्रह्म के रात, दैट्स ऑसम। एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक, एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक। जब आपने किलोमीटर का डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए ना, तब से हमें पता है कि यहाँ से चंद्रमा का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कितना है। मैं पूछ रहा था कि ये 4 मतलब सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, इन सब में कुछ ना कुछ तो गुण हाई है। जैसे कली युग में ये हाई हो गया, सत्य युग में वो हाई हो गया। अभी मेरे एक फ्रेंड का कहना था कि अब हर एक घर में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बढ़े है ना, आप नोटिस कर रहे हो, आज से 15 साल पहले आपको जितना स्पिरिचुअलिटी पता था, आज उससे बहुत ज्यादा पता है। थोड़ा बहुत, हाँ, 0.1%। तो ये इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। स्पिरिचुअलिटी क्या है? नोइंग द स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज, आई एम नेवर इनटू रिलीजियस एक्टिविटीज। Yeah, I know that. But being in spiritual religion, it is. Why it is important? And what is the importance of spirituality? Being spiritual. Being spiritual का मतलब क्या होता है? Know your spirit. Know the self. There is nothing known as spirit actually. But अंग्रेज तो उसके ऊपर कोई शब्द दे नहीं पाए। तो मतलब you cannot translate Sanskrit into English. जो ट्रांसलेट करते हैं with due respect, but you cannot translate. क्योंकि जिस गहराई पे हम उस चीज को बोलते हैं, उस गहराई में तो शब्द ही नहीं है वो एक्सप्लेन करें, वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। तो स्पिरिट क्या है? खुद को जानना, सांख्य को समझना, सांख्य फिलोसफी को समझना, दैट इज स्पिरिट। तो फिर मैं जब बोल रहा था कि 4 युग जो है, इसके बारे में थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। सूरज से आपका जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आप में तामसिक चीजें ज्यादा होंगे, एनर्जी लेवल कम होंगे, जितने पास होते जाएंगे। ऐसा क्या है, सतयुग में सब कुछ अच्छा होगा? ये गलत कंसेप्ट डाल दिया है किसी ने किसी के दिमाग में कि दिस इज सतयुग, दिस इज त्रेता युग, दिस इज कलयुग। कलयुग में पाप ज्यादा होंगे। अच्छा।
गत ही नहीं। हाँ, सतयुग जब आएगा ना तब भी ऐसे ही दिन आएंगे, अच्छा, ऐसे ही दिन ऐसे ही रहेगा। दिन आएंगे। हाँ, आपको बात समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा कतई नहीं है कि युगों में परिवर्तन हो गया कुछ। अच्छा, युग जब 5000 साल पहले तो अकॉर्डिंग टू द दिस रिलीजियस कैलकुलेशन 5000 साल पहले कलयुग का शुरुआत हुआ। ओके, स्पिरिचुअल कैलकुलेशन अलग चलता है, बट अच्छा, रिलीजियस कैलकुलेशन के अनुसार हम्म, तो 5000 साल पहले ऐसा कुछ हो गया था कि उससे पहले सब कुछ सही थे, उसके बाद गलत हो गया। उसमें भी तो रेप हो रहे थे। पूरा महाभारत उसी चीज के आधार पे, आप मेरा बात समझ रहे हो, उसमें भी तो शोषण हो रहा था। तो ऐसा क्या है कि कली में नहीं है? तो दिस इज अ मिसकंसेप्ट कि कली में सब खराब होगा और सत्युग में सब अच्छा होगा। ये गुणों का प्रवृत्ति है, जब के अंतर है ना। आप थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा फील करते रहोगे तो आप शायद उस तरफ ज्यादा जाते रहो। लेकिन आप अगर चूज नेगेटिव को करोगे तो सतयुग में भी आप नेगेटिविटी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि गुणों का प्रभाव आप में बहुत है, वही 0.1% का इफेक्ट है सब में, बाकी सर्व कर्म का खेल है। तो जब तक कर्म का बंधन को नहीं जीत पाए, ये सब बहुत इतना इनसिग्निफिकेंट है कि आपने 5 स्टोन हाथ में लगा दिया और आपका भाग्य बदल जाएगा, और कर्म आपका खराब है, आपने पढ़ाई नहीं किया पूरा साल और 5 स्टोन से आप पढ़ाई पास करके टॉप मान लोगे, ये संभव है नहीं। और अगर है तो जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बात बताया उसने अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बनाना तो चाहिए था ना, राजा बनना चाहिए था उसे, वो क्यों नहीं राजा बन पाया अभी तक? आप बात समझ रहे हो? हाँ, वो इफेक्ट लाएगा 0.1% पे। जब आप कर्म के दायरे को क्रॉस कर लोगे उसके बाद वो चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तब तो माइन्यूट चीज पे हमें नोटिस करना होता है ना। तो वो माइन्यूट चीज पे हमें फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें मुक्ति की राह पे निकलना है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कोई चीज, एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, अब आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, ठीक, आपको भी पता है कि जो ये माइक है ये सपोज 40,000 का माइक है और 40 लाख का भी माइक है। हाँ, वो भी है ना। अब अगर स्टार्टिंग होता पॉडकास्ट में 40 लाख ऑफ माइक पे लगाओगे तो उसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट में कितने % का चेंज होगा? और वो चेंज अभी आपके जितने सब्सक्राइबर है उसमें सिग्निफिकेंट है? हाँ, अभी के लिए तो बहुत काफी है, आपके के लिए ये सही है। हाँ, वो चेंज इनसिग्निफिकेंट है आपके लिए, हाँ, लेकिन जब आपके पास 12 मिलियन 13 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, हाँ, तब वो चीज आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हाँ, आज वो इतना सा इरेशनल चीज उस टाइम कितना सिग्निफिकेंस लाता है। अब बात समझ रहे हो मेरा? सेम चीज इधर है। अब मैं हूं काम क्रोध लोभ अहंकार में, कर्म का बॉन्डेज कंधे पे बोझ लेके थका हारा एक इंसान, उसके के लिए तो सहानुभूति, उसको तो कर्म ठीक करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसके आत्मबल को बढ़ाना है, उसको मनोबल को बढ़ाना है, उसको समझाना है भाई तू कर सकता है, अच्छा, उसको उठाना है वहां से। उसको थोड़ी नहीं बोलना है कि तेरा शनि खराब है, साढ़े साथी चल रहा है, उर्जवती और राहु ने खा लिया, केतु आ गया तो कभी भी मर जाएगा, तेरे 9वें घर में ये है, खत्म। दिस इज नॉट व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। अच्छा, मतलब मैंने कभी कभी देखा है एस्ट्रोलॉजी में लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं ना, वो कभी कभी सच हो जाता है। तो ये कैसे होता है? वो कैसे पहले ही जानते हैं ये सब कुछ होने वाला है? एस्ट्रोलॉजी ऐसा एक ब्रांच है जो कंप्लीट स्टैटिस्टिकल साइंस के ऊपर आधारित है। इस नक्षत्र के सामने ये वाला प्लैनेट इट वाले कंडीशन में ये प्रवणता बहुत ज्यादा होने की संभावना है। होगा कि नहीं वो डिसाइड करेगा आपका कर्म। अच्छा, तो इसलिए 90% एस्ट्रोलॉजिकल असेसमेंट गलत हो जाता है, 10% सही होता है। ओके, इट इज ऑल अबाउट कर्म। मेरे को भी तो बोला था कि मैं कभी MBBS पास ही नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, ठीक। और तो अभी MD ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। शुद्ध बांग्ला में लाइन था, যদি MBBS পাশ করে লাই আমার হাত বট গাছ উঠবো। माय गॉड। ओके। और जब मुझे इधर से निकल के मुझे टॉप रैंक मिल गया, यूनिवर्सिटी रैंक मिल गया, तो मैंने उसी एस्ट्रोलॉजर के पास दोबारा गया देखने कि MD पास कर पाऊंगा कि नहीं। तब उन्होंने क्या अब उन्होंने बोला? बोला MD में बहुत अच्छा रैंक लेके निकलूंगा। अच्छा, क्योंकि मैंने थोड़ा सुना है भी था। तो अब मेरा MD अभी 2 महीने में और कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं दोबारा जाऊंगा कि अब तो MD मेडिसिन हो गया, अब बताओ आगे DM मिलेगा कि नहीं। ये बात है। तो एस्ट्रोलॉजी
पॉइंट 1 है आपका कर्म बहुत ज्यादा है, कर्म को आप ठीक करोगे तो हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था कि कर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं हम। कर्म एक ढांचा है, कर्म के ऊपर एक पूरा वीडियो है, हाँ, कार्मिक स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो है और वो दोबारा। हर एक वीडियो में तो वही बोलता है कि इससे ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, देख इससे ज्यादा तो तेरा कुछ ऐसा एलिजिबिलिटी चीज नहीं है, मैं है। आपको कुंडली के बारे में बता दूं, मैं बता दूं बीज मंत्र के बारे में, मैं बता दूं कैसे उसे एक्टिवेट करते हैं, मैं क्रिया के प्रोसेस दिखा दूं बैठ के, तो वो तब तक मैं नहीं दिखा सकता ना जब तक मुझे ये नहीं समझ में आएगा सामने वाला कितना एलिजिबल है। तो जब मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हाँ तो मैं 0 से 100 तक सबके लिए कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं that's true। सिर्फ सेफ चीज, जैसे मैंने एक टोटका बताया हाँ, कि चित्त में जाने चित्त वाला में जाना है है, ना, हाँ। वो किसी भी करोगे सेफ करोगे, अगर तो निगेटिव सोचोगे तेरा तो नेगेटिव स्पिरिचुअल होगा। स्कूल कब बनेगा, तब हम वहां जाके मेरा स्पिरिचुअल स्कूल क्या है, तो गोविंद है बस, मैं कौन हूं, मैं कोई नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, मरीज देखता हूँ, यही मेरा कर्म है, मेरा स्पिरिचुअल स्कूल थोड़ी है, मैं गुरु थोड़ी हूँ, अच्छा, मैं भी तो उसी राह के एक छात्र हूँ केवल, तो मैं भी तो, इतने सारे नॉलेज तेरे पास कैसे आए? कहाँ है मेरे पास इतने सारा, कहे तो पॉइंट 1 कुछ ना है, अच्छा, वो इसीलिए तो नहीं बताता है, हाँ मुझे क्या पता, मैं जो पता है वो सच है कि नहीं। सुपरफिशियली मतलब ऐसे बोल के छोड़ देते हैं दर्शकों के सामने। और हाँ, क्या? मैं तो, मुझे बहुत कुछ पता है। हाँ आपको हाँ, समझना उनको पड़ेगा। समझने दो कि मुझे बहुत आता है, खत्म बात। Anyway, apart from this बकवास, I have another question. Actually, कुछ दिन पहले हम शिवरात्रि के पालन कर रहे थे। इसको लेकर हर साल बहुत कंट्रोवर्सी होता शिवरात्रि है। और शिव जी पे दूध डालने का जो रिप्लाई है मैंने हाँ। आपको व्हाट्सएप में कर रखा है, वो आप लोग दर्शकों से शेयर कर लेना। नहीं, वो ठीक मुझे पता है। ठीक है ना, आप मेरे मुंह से निकालना चाहते हो वो मैं ऑन कैमरा, चलो तब भी पूछो। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा समझना पड़ेगा आमने समझना सामने। पड़ेगा, आपको समझ नहीं आया। मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मेरा ना एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैं जब दूसरे किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ ना, उस समय थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर आई एम नॉट एलिजिबल टू मेक देम अंडरस्टैंड राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई ये नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक्चुअली ये पॉडकास्ट चैनल का चालू हुआ है। मैं ये यहाँ बैठ के गेस्ट को क्वेश्चन करता हूँ, तो जो जवाब जाता है ना, वही से सभी को आंसर मिल जाता है। मैं वो दीदी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पॉडकास्ट में, लेकिन आई एम सॉरी टू से, बिकॉज उस दिन मैंने जैसे मैसेज किया था, शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वो शब्द चयन जैसे मैंने किया था, लेकिन उसी का ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। दीदी का मानना यह है कि हम जैसे दूध वेस्ट कर रहे हैं एक दिन, हाँ, शिव जी के चरणों में डाल के, तो क्या वो दूध को हम कई गरीबों में बांट दे तो इससे ज़्यादा शायद फल मिल सकता है, ये दीदी का कहना है। हाँ, दीदी किसी को बोल नहीं रहा है कि आप ये करो वो करो, लेकिन दीदी का मानना है कि ये करोगे तो फिर अच्छा होगा, तो फिर मैं ये करूँगा। तो इसके मामले में आपने जो मुझे बोला था वही थोड़ा डिटेल्स समझा दो। डिटेल्स बहुत कुछ है, देखो शिव जी पे दूध तुम चढ़ा क्यों रहे हो? सबसे प्रथम बात, शिव जी पे ऐसे जो लोग सारे जाके दूध चढ़ाते हैं उसका कोई वजह और रीजन नहीं होता है, ठीक। देयर इज एब्सोल्युटली नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन व्हाई यू विल बी पोरिंग मिल्क ऑन शिव जी। जो रीजन है वो है कॉन्सिक्रेशन का, प्राण प्रतिष्ठा का। जब भी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, कोई स्टोन को प्राण प्रतिष्ठा या कॉन्सिक्रेट करते हैं, तो उस स्टोन में लाइफ एनर्जी को रहने के लिए उस स्टोन का इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो स्टोन अगर बीच से टूट जाए तो उसके जो हमने उसके अंदर ईड़ा पिंगला बनाया, उसके अंदर जो स्रोतास बनाए वो डिसमेंटल हो गए। डिसमेंटल होने के बाद मुझे उस स्टोन में प्राण का फ्लो नहीं हो पाएगा, एंड दिस स्टोन विल बी अ डेड मंदिर। जैसे हमारे 99% ऑफ हिंदू टेम्पल्स आर डेड टुडे। काशी विश्वनाथ भी आईसीयू में है। काशी विश्वनाथ के जितने भी चक्र सिस्टम थे उसमें ज्यादातर चक्र डेवलपमेंट के नाम पे इफेक्ट हो गया है। तो काशी विश्वनाथ भी बहुत दिन, और काशी विश्वनाथ इज एन अलाइव टेम्पल, अभी भी जिंदा है। ज्यादातर मंदिर मुर्दे मंदिर है, वहां भगवान जी का लिंग है, पूजा होता है, सब कुछ होता है, बट देयर इज नो एनर्जी रिवाइब्रेटिंग, प्राण शक्ति नहीं है। इफ यू कैन फील द एनर्जी, जो मेरा लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा तो वो चीज नहीं है। आपको याद होगा बनारस में कैसे सिर्फ एक लेफ्ट हैंड से हमने तोतापुरी का टेम्पल ढूंढ लिया था, राइट कि नाउ यू कैन सी, यू कैन फील द इंटेंसिटी, राइट। तो आपको खींच लेगा ना, आपको आप उस एनर्जी को फॉलो करते जाओ। इट्स लाइक ए मैग्नेट, यू कैन फील द इंटेंसिटी, यू कैन, राइट। अब बात आता है, आपने नोटिस किया मैं हाथ को ऐसे करता हूँ, बिकॉज़ दिस इज द रेडिएटर पार्ट। ओके,
ये So you are also आप अगर visiting them गर्म in shade. टेम्परेचर देखना है तो मैं इधर से देखता हूँ, इधर से देखता हूँ। अच्छा। किसी को टेम्परेचर गर्म है, हाँ। आप इधर से छू के देखना और इधर से छू के देखना, अच्छा इधर से ज्यादा बेटर, क्योंकि दिस इज ए गुड रिसीविंग एंड। अच्छा, दिस इज द रिसीवर, ओके। है ना? हाँ तो हाँ, मैं ऐसे तो शिवम सुनते टेम्पल हैं। में जब हम कॉन्सिग्रेट करते हैं, हम सालों साल, हजारों सालों के लिए एक पत्थर को कॉन्सिग्रेट करते हैं। तो एक पत्थर को अगर मैं क्रैक ना आने दूं, उसका मेंटेनेंस सिस्टम रखूं, तो उसको रिपीटेड बेसिस में अगर फैट से उसको लेपा पोती करूं तो उसका लाइफ लंबा हो जाता है। अच्छा। आप मेरा बात समझ रहे हो? उसमें क्रैक्स कम आते हैं, जिसके वजह से हम फैट को चूज करते हैं। एनिमल फैट में बहुत ज्यादा तामसिक एनर्जी होता है, अगर मैं किसी जानवर को मार के उसका चर्बी निकाल लूं, इसलिए हम दूध को प्रेफर करते हैं। दूध में उतना फैट भी है, दूध में लिक्विडिटी भी है, दूध में सात्विक कंटेंट भी है। तो इसलिए दूध से अगर हम उस स्टोन को थोड़ा देर के लिए इमर्ज कर दें या उसके फैट को यूज करें, तो वो जो स्टोन है वो कुछ हजार साल तक प्रिजर्व रहेगा। लेकिन वो काम सिर्फ उस मंदिर का गर्भगृह का पुरोहित करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑफ लिंग। एक ग्लास दूध से ही हो जाना चाहिए। हजार लाखों लोग लाइन पे लगे दूध डालने का कोई मतलब नहीं है। ये हो गया मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू का आंसर। ओके, आप मेरा बात समझ रहे हो? तो हमारा काम मंदिर में जाके पूजा करना नहीं, गीले शरीर में मंदिर में सिर्फ बैठना हमारा काम है। एनर्जी को एब्जॉर्व करना हमारा काम है। पूजा का मतलब वो सर्टेन स्टेप्स हैं जो कॉन्सिक्रेशन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, जो गर्भगृह के अंदर दायित्व प्राप्त पंडित जी करेंगे। हमें नहीं करना, राइट। हमें गर्भगृह के अंदर जाने का भी अनुमति नहीं है। हमें मंडप में रुक के गीले शरीर में उस एनर्जी को एब्जॉर्व करना है, क्योंकि हर मंदिर एक ट्रांसमीटर है पॉजिटिव वाइब का, यूनिवर्सल एनर्जी का। तो आपको वो करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है स्पिरिचुअल पॉइंट। स्पिरिचुअल पॉइंट में अगर आप भक्ति भर, अब यहां बात आता है, ठीक है ना, कि आप कौन से लेवल पे खड़े हो। अगेन, आप एनसीईआरटी के लेवल तक हो या आपको अब नीट, पीजी, आईआईटी, जीआईटी देना है, उसके ऊपर का कोई एग्जाम्स देना है, आप कहाँ पे एग्जैक्टली लाई कर रहे हो। आप ऐसे कंडीशन में हो जहाँ पे भक्ति आपका, मैं ये नहीं बोल रहा कि भक्ति ऊपर है तो भक्ति नीचे है तो ज्ञान ऊपर है, सब बराबर है। भक्ति से भी आप ऐसे ऐसे जगह पहुंच सकते हो जहाँ शायद ज्ञान कभी ना पहुंचा पाए, और ऐसे जगह पे भी ज्ञान से जा सकते हो जहाँ भक्ति पहुंच, मतलब कोई भी मार्ग अलग है ऐसा नहीं है, सब कुछ का अपना एक तरीका है। तो जो भक्ति मार्ग है वो ब्लाइंड मार्ग है। मेरा बात समझ रहे हैं? भक्ति मार्ग में मैं कोई ज्ञान समझूंगा ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं समझूंगा, सिर्फ मैं अपना प्यार निछावर कर रहा हूं। एक माँ दूध से अपना प्यार निछावर करता है, एक राजा प्रोस्पेरिटी को दिखाने के लिए पानी की जगह दूध का कुआं खोदता है। आप मेरा बात समझ रहे हो? तो उससे मैं मानता हूं कि पानी से ज्यादा महंगा, मेरे पास सबसे महंगा चीज दूध है ना, तो मैं वही आप पे अर्पण कर रहा हूं। ये कंसेप्ट है भक्ति मार्ग का। ज्ञान मार्ग में जब आप ऊपर उठ जाते हो तो कुछ हद तक शहद, दूध, घी, दही, हरिद्र, फिर कुछ पर्टिकुलर फल का रस, कुछ पत्ते, कुछ फूल, कुछ कुमकुम का पाठ, कुछ चंदन, कुछ दुर्बाएं, ऐसे बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कभी कभार लोग उसे पंचामृत बोल देते हैं कुछ। वो एक स्वात्विक ऑरा जनरेट करता है आपके चारों तरफ। ओके, ये 0.1% वाला पार्ट है। अगर ये सब हो गया तब आपको जरूरत है उस स्वात्विक ऑरा का। ओके, है ना? तब आपको सात्विक ऑरा का, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन वो यूटिलाइजेशन, उस एनर्जी लेवल तक पहुंचना ही अगर आपको नहीं आता, आपको पता ही नहीं उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 0.1% लोगों को वो ऑरा जनरेशन के लिए वो चीज चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? अब आता है और डिटेल में, तो अब आता है क्या? आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? शिवरात्रि दिन मतलब शिवरात्रि साल में एक बार नहीं होता है। अच्छा, हर महीने शिवरात्रि होता है ना? इसमें एक चतुर्दशी में अमावस्या के पूर्व जो चतुर्दशी है उसमें शिवरात्रि है हर उस, और इसमें हम महाशिवरात्रि साल का एक को बता देते हैं। तो हर शिवरात्रि के चतुर्दशी तिथि में द अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव कंडीशन, जैसे एकादशी है,
आप अगर किसी को बताओ नहीं ना कि एकादशी कहाँ है, कब है, और आज आप एक चीज नोटिस करो कि आप अगर सुबह 1 बजे दोपहर के 1 बजे लंच करते हो, डेली 1 बजे आपको भूख लगता है। आप अगर इस साइकिल को अपना ब्रेक कर दो कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, कब मैं खाता हूँ, आगे पीछे इधर उधर खाता हूँ, ठीक, जैसे जंगलों में जानवर है, मॉडर्न साइंस बोलेगा टाइम पे खाना बहुत सही है, मैं तो भाई नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं मॉडर्न साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मानना पड़ता है, जो किताबों में लिखा है वो मुझे मानना है। बट मेरे पास एक ताकत है सवाल पूछने का, जो मुझे पता नहीं बाकी लोग पूछते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से टाइम पे खाना खाना नहीं ठीक है, ठीक, लेकिन दर्शक सब टाइम पे ही खाना खाए, मॉडर्न साइंस एविडेंस बेस्ड साइंस यही बोलता है, और टाइम पे ही खाना खाना चाहिए, ठीक। जंगलों में जो जानवर है वो टाइम पे खाना थोड़ी खाता है, जब भूख लगता है तब खाना खाता है ना, हमारा बायोलॉजी ऐसे बना हुआ है। तो आप अगर किसी को ये मत बताओ कब अमावस्या है और वो, तो देखोगे ज्यादातर एकादशी वाले दिन लोगों को भूख ही नहीं लगता, क्योंकि सिस्टम ऐसा इंक्लाइंड है यार। एकादशी के दिन आप जितना ठूसोगे ना, उतना अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा, वहां फर्मेंटेशन ज्यादा होगा, और आयुर्वेद में जो टॉक्सिन है उसका नाम है आमा, उतना आमा प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ऐसे ही चतुर्दशी तिथि में मिल्क को डाइजेस्ट करने का जो कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाता है। अच्छा, तो वो भी एक प्राइमरी रीजन है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आप बात समझ रहे हो? और एक सोशल आंसर है कि एक दिन आप किसी को दूध पिला दोगे, उससे क्या फर्क हो जाएगा? मतलब आप एक दिन 5000 लीटर दूध किसी एक बच्चे को दिन में 1 गिलास पिला दिए, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर आपको कोई सोशल काम करना है तो 5000 बच्चा छोड़ो, किसी एक बच्चे को डेली पिला दो, उसका कल्याण हो जाएगा। 1 गिलास दूध 1 दिन के लिए, बस, नो इफेक्ट। अब उनका कहना है कि एक दिन के लिए तो सही, एक दिन के लिए तो हम कर रहे हैं। 1 गिलास दूध रिपीटेड बेसिस एज इफेक्ट, ठीक है। उनको अगर ये चीज में अच्छा लग रहा है, शी इज मोस्ट वेलकम टू परफॉर्म दैट, शी इज मोस्ट वेलकम टू परफॉर्म दैट, एंड वी विल बी हैप्पी कि किसी को कुछ मिला। तो दूध का जो चीज है ये है बात। तो ये जो सब जगह दूध डालते हैं, वो भक्ति से क्यों डालते हैं, विज्ञान से क्यों डालते हैं? चतुर्दशी तिथि में दूध आयुर्वेद जनरली ओपनली मना नहीं करता है, जैसे विरुद्ध आहार वाला कंसेप्ट है, ओपनली मना करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आप अगर गहराई ऑफ आयुर्वेद में जाओगे तो देखोगे कि चतुर्दशी तिथि में मिल्क इज हैवी टू डाइजेस्ट। लघु और एक गुरु बोलते हैं उसको, हैवी टू डाइजेस्ट, दैट के जनरली सामा। इसलिए चतुर्दशी तिथि में हम दूध को लिटिल बिट अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, फॉलोड बाय द अमावस्या पीरियड। अमावस्या पीरियड इज ऑल्सो नॉट दैट वेरी वेरी हाई एनर्जी पीरियड नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चीज़ों को, उसका ये रीज़न है।